और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां ऐलान हो गया है नए मुख्यमंत्री का। भजन लाल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। बड़ा सरप्राइज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक रहे और उन्होंने जब ऐलान किया तो वाकई सबके दिल की धड़कनें थम गई। बड़ा राज दबा के चले आ रहे थे दिल्ली से और नाम निकला भजन लाल शर्मा का। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा वाकई चौंकाने वाली है। चर्चित नामों को छोड़ दिया है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने और फिर से सरप्राइज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बना दिए गए हैं। विधायक दल की बैठक में नाम निकल कर आया और अब वसुंधरा युग भी इसी के साथ खत्म हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ सीएम का काफिला बीजेपी दफ्तर पहुंच गया है। बड़े बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन ओवरऑल आप देखिए एक बार फिर से चौंकाने वाला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का। भजन लाल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैलाश चौधरी को भी दौड़ाते हुए बुलाया था, लेकिन नाम भजन लाल का निकला। कई नाम थे दौड़ में, लेकिन अब तस्वीर साफ, भजन लाल नए मुख्यमंत्री। ये माना जा रहा था कि एक मजबूत नाम बीजेपी देगी और तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी को नाम तय करना था। और इसी के साथ ये देखिए, चेहरे पर खुशी जाहिर है, मुख्यमंत्री बन गए हैं और बधाई देने वालों का तांता। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अब देखिए उन्हें सब बधाई देते हुए पुष्प गुच्छ देकर बधाई दे रहे हैं। तो वसुंधरा युग इसी के साथ ही खत्म हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक बार फिर चौंकाने वाला नाम सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल शर्मा। उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, प्रदेश महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में। और कल जब उनसे चर्चा हो रही थी मीडिया से, जब वो बात कर रहे थे, तो अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। वो खुद भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उन्हें भी पता नहीं था कि उनका नाम निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन देखिए, जैसे हर बार बीजेपी चौंकाती है, इस बार भी चौंकाया है। बहरहाल और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भजन लाल शर्मा, इनके बारे में हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजस्थान में मनोज जी, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? एक बार फिर से सरप्राइज देने वाला काम बीजेपी ने किया है राजस्थान में भी, लेकिन भजन लाल शर्मा कई बड़े नामों को पीछे रखते हुए उन्हें मौका दिया है और अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाने जाएंगे। मनोज जी बिल्कुल, देखिए अगर तीनों मुख्यमंत्रियों की हम बात करें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम देखें मोहन यादव की, और आज राजस्थान में भजन लाल शर्मा की, तो तीनों संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। जहाँ विष्णु साय का परिवार लंबे समय से संघ से जुड़ा था और हमने देखा मोहन शर्मा एबीवीपी से उन्होंने शुरुआत की थी, और अब भजन लाल शर्मा संघ से लंबे समय से जुड़े हैं, मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार के विधायक हैं। सांगानेर से वो विधायक चुने गए थे और संघ के दखल के कारण ही उनको मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की गई है। फिलहाल वो प्रदेश महामंत्री के पद पर थे और राजनाथ सिंह ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। तो पहले माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ नाराज है, लेकिन उनको मनाया गया। राजनाथ सिंह ने उनसे अलग से बात की
एक ही गाड़ी से दोनों मौके पर पहुंचे। इसके बाद एक पर्ची राजनाथ सिंह ने बताया जा रहा है कि चुपचाप अपनी जेब से निकालकर वसुंधरा को दी थी। इसके बाद वसुंधरा ने अपनी तरफ से भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा और जिससे सर्वसम्मति से मोहर लग गई है। तो उसके बाद से कह सकते हैं जो हाल के कुछ दिनों में ये तीसरा ऐसा मौका आया है जब एक नए और अप्रत्याशित चेहरे पर बीजेपी ने दाव लगाया है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी तमाम बड़े नामों की चर्चा चल रही थी, राजस्थान में भी कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनमें से कई संघ के करीबी थे, कुछ मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा उनके करीबी थे, कुछ के बारे में कहा जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद के। लेकिन सबको चौंकाते हुए एक नए नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने फिलहाल अपनी जो संघ की पृष्ठभूमि के नेता है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और तीनों ही राज्यों में, चूंकि अब लोकसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इन तीनों चेहरों पर बड़ा दायित्व होगा। जहां तक मध्य प्रदेश की बात हमने देखा था, पहले मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था और बाद में ट्वीट के माध्यम से 2 मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई थी। तो यहाँ भी माना जा रहा है कि शाम होते तक 2 मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो सकती है। इनमें कहा जा रहा है कि संभवतः दोनों मुख्यमंत्री में से एक कम से कम वसुंधरा राजे सिंधिया की पसंद का होगा और हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष उनकी पसंद का बना दिया जाए, क्योंकि पार्टी किसी कीमत में नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव के पहले जो राज्यों में उसके सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं वो किसी प्रकार से नाराज दिखे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा था राजनाथ गांव से जो जीते हैं रमन सिंह, जो कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, बीजेपी के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अनुभवी हैं और पार्षद से शुरुआत की थी उन्होंने, उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो विधानसभा पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनमें उनको संभव तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और एक किसी सीनियर विधायक को वसुंधरा की सहमति से विधानसभा के अध्यक्ष पर सुशोभित किया जा सकता है। अब मध्य प्रदेश हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में, आपकी छत्तीसगढ़ में 13 तारीख यानी कल विधायकों की मुख्यमंत्री का ताजपोशी होनी है, शपथ ग्रहण समारोह होना है। 11:30 बजे भोपाल में होगा मोहन यादव का लाल परेड मैदान में और 2 बजे छत्तीसगढ़ में होना। अब राजस्थान के लिए देखना होगा कि क्या कल ही शपथ ग्रहण समारोह होता है या कोई आगे की तारीख निकलकर सामने आती है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक बार फिर चौंकाने वाले जो डिसीजन, पहली बार के विधायक और उसके बाद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले चेहरे को, क्योंकि हम देख रहे हैं जातिगत समीकरणों को भी साधते हुए लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री का ऐलान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से तमाम समीकरणों में बीजेपी के लिए फिट बैठने वाला नाम है? ये देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्रियों का चयन हो रहा है वो अगली पीढ़ी के तौर पर हो रहा है। जहाँ हमने देखा है डॉक्टर मोहन यादव 58 साल के हैं, तो भजनलाल शर्मा अभी 55 साल के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 3 प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो लगातार प्रदेश महामंत्री रहे, इसके साथ ही भरतपुर के जिला मोर्चा के अध्यक्ष रहे। तो कह सकते हैं कि बहुत नीचे से आया संगठन के सुधी आदमी है। तो संगठन का जो आदमी होता है वो सबको लेकर साथ चलता है। तो यही उम्मीद उनसे की जा रही है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी सबको साथ लेकर चलेंगे। और चूंकि 55 साल का है तो बीजेपी अब जो नई लीडरशिप ला रही है वो इस उम्मीद से ला रही है कि जो आने वाले 10 से 15 साल तक पार्टी को नई दिशा दे सके। क्योंकि हमने देखा मनोहर खट्टर की हम बात करें तो दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस को भी एक बार ऐलान कर दिया, कैलाश चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है सर। जी, कैलाश चौधरी का नाम देखिए पहले चल रहा था कि उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसके साथ ही अनीता बघेल जो कि दलित चेहरा हैं और ये अजमेर से विधायक चुनी गई है, इनका नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा था। बिल्कुल, तो कहते हैं कि एक तरह से बीजेपी ने वहाँ सभी को साधने का प्रयास किया, एक तो दलित चेहरे को साधने का प्रयास किया है जी, जाटों को साधने का प्रयास किया और इसके साथ साथ ब्राह्मण चेहरा। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि एक ओबीसी चेहरा है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि एक आदिवासी चेहरा है और राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा है। तो कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को भी बीजेपी ने एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया है और इसका फायदा न केवल बीजेपी उत्तर प्रदेश में राजस्थान में उठाना चाहेगी बल्कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में इसका फायदा उठाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल सर, अब हम देख रहे हैं कि तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो गया है और बहुत सधी हुई चाल से भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों में यहीं से ही जुटती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है इन तीनों नामों का जो फायदा है, तीनों नामों के साथ जितने भी समीकरण जुड़ रहे हैं उन सभी का फायदा अलग अलग स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। मोहन यादव को हमने देखा कि किस तरीके से यूपी और बिहार से जोड़कर देखा जा रहा है कि यादव फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ ये ब्राह्मण चेहरा कहां कहां आपको लगता है कि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है? देखिए, जो बड़ी जातियां राजस्थान की
खासतौर से राजपूत और जो दूसरे दल हैं, उन्होंने बीजेपी के समर्थन में खुलकर वोट किया था। पिछले चुनाव में जो आनंद पाल का जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद राजपूतों में बड़ी नाराजगी थी और राजपूत वोट छिटकने के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो पूरी हिंदी पट्टी हम देखें कि अगर चेहरे के तौर पर हम देखें तो पुष्कर धामी की हम बात करें तो ठाकुर चेहरा है। अगर देवेंद्र योगी आदित्यनाथ की बात करें हम तो वो ठाकुर है। हालांकि योगियों की कहा जाता कोई जाति नहीं होती, लेकिन वो भी ठाकुर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एक ओबीसी चेहरा आ गया, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि आदिवासी चेहरा आ गया। तो जो ब्राह्मण एक बड़ा समर्थक वोटर है बीजेपी का, उसके लिए भी एक मैसेज देने का प्रयास मुझे लगता है भजनलाल शर्मा के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने सारी ताजपोशियां की हैं। तो पूरा एक जातिगत समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उसकी, तो उस पर भी बीजेपी की नजर रही होगी। और 2024 में कौन कौन सी जाति वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना है, इस पर भी बीजेपी की पूरी नजर है। और यही कारण है कि बीजेपी ने एकदम नए चेहरे, संघ की पृष्ठभूमि वाले चेहरे, अविवादित चेहरे और ऐसे चेहरों पर दाव लगाया है जो कि संघ को अच्छे से समझते बूझते हैं, संगठन का काम समझते हैं और सबको साथ लेकर कैसे चला जाए, इस पर भी उन सबका फोकस रहता है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ भी हमने देखा कि अगर एक ब्राह्मण को हमने देखा उप मुख्यमंत्री बनाया तो एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में हमने देखा कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो एक दलित को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ये पूरा कॉस्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी ने एक तरह से इतने अच्छी तरीके से सेट किया है कि कांग्रेस को निश्चित तौर पर जब भी वो चुनाव मैदान में उतरेगी तो बीजेपी के इस फार्मूले की काट खोजने में उनको पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल, तो बीजेपी की इस काट खोजने में और जातिगत जनगणना, क्योंकि एक तरफ विष्णु है, दूसरी तरफ मोहन है और अब तीसरी तरफ हम भजन को देख रहे हैं सर। और ये माना जाए कि जातिगत जनगणना जैसे कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही थी, तमाम जातियों को तो साथ ही बीजेपी इन्हीं कास्ट कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर वहां भी हम बात करें तो तमाम बड़े चेहरों की बात की और कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था कि उन्होंने ठाकुर के साथ साथ एक ओबीसी और एक ब्राह्मण दो मुख्यमंत्री बनाए थे। उसके पहले भी एक ब्राह्मण और एक ओबीसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और मध्य प्रदेश में भी ये फार्मूला लागू किया गया। हालांकि बीजेपी उप मुख्यमंत्री पद का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रचलित रहा नहीं है, क्योंकि आखिरी बार हमने देखा मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस में जरूर दिग्विजय सिंह के शासनकाल में दो उप मुख्यमंत्री हमने देखे थे, तीन की जमुना देवी थे, सुभाष यादव थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा था। हमने महाराष्ट्र में जरूर देखा था जब देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई थी तो दूसरे गुट के अजित पवार जो एनसीपी से बगावत करी थी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन बीजेपी अपने शासित राज्यों में पहली बार इस फार्मूले पर अमल करती नजर आ रही कि उत्तर प्रदेश के बाद अब हमने देखा कि वो यहाँ पे राजस्थान में उस फार्मूले को आजमाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में आजमाया है। सर तो दिया सिंह डिप्टी सीएम का नाम बदल गया है सर। दिया सिंह, अभी अनीता कटेल का नाम चल रहा था, लेकिन अब खबर है कि दिया सिंह जो है डिप्टी सीएम के तौर पर सेकंड पोजीशन पर, यानी सेकंड डिप्टी सीएम। देखिए, दिया कुमारी चूंकि राज परिवार से आती हैं और पहली बार उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा था और विधानसभा का चुनाव उनको लड़ाया गया था। पिछली बार वो सांसद थी, राज परिवार से आती है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि राज प्रयास किया है, क्योंकि राजपूत एक बड़ी कम्युनिटी है राजस्थान में और माना जाता है वो जिसके साथ जाते हैं सरकार बनाने में उसको मदद मिलती है। हो सकता है इसमें रहा हो कि दिया कुमारी ने 73,000 वोटों से पिछला जो भी इस विधानसभा चुनाव को उन्होंने जीता था और कहा जा रहा था कि महारानी के वर्सेस महारानी को बीजेपी खड़ा करना चाह रही है। तो हो सकता है कि जो पहले नाम आया था अनीता बघेल का, जो कह रहे थे अजमेर से वो विधायक थी, तो दिया कुमारी चौधरी की जगह प्रेमचंद्र बैरवा, ये भी ये एकदम सडन चेंज क्यों हो रहा है? अभी कैलाश चौधरी का नाम सामने आ गया था डिप्टी सीएम में। मुझे लगता है कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा या अति उत्साह में जो कई बार होता है ट्वीट कर दिए जाते हैं, तो ये मुझे लगता है गलती होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसा कभी करती नहीं है कि आपको 1 मिनट पहले आपको मुख्यमंत्री बना के हटा दिया जाए। तो या तो कोई ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है या कोई एक बड़ी गड़बड़ी निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से हुई है, क्योंकि अगर दो मुख्यमंत्रियों के नाम अचानक बदले जा रहे हैं तो ये ऐसा इत्तेफाकन नहीं हो सकता। ये जरूर हमने देखा है कई बार कि इन टाइम पे नाम बदले जाते हैं। लेकिन एक और नाम हम आपको बता दें कि जो वासुदेव देवनानी की बात हो रही है, वो उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है और ये भी वसुंधरा के बड़े करीबी माने जाते हैं और एक बार ये बीजेपी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने महारानी वसुंधरा को जरूर साइडलाइन किया है, लेकिन उनको पूरी तरह दरकिनार नहीं किया है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, इस बार के चुनाव में भी पहले खबरें आ रही थी उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब उनको टिकट मिला तो उनके कई सारे समर्थकों को बड़ी संख्या में राजस्थान में टिकट दिए गए थे और उनमें से कई चुनाव भी जीते हैं। और इसके साथ ही बीजेपी जो 8 बागी चुनाव जीते हैं, उन्हें स्पीकर बना दिया है सर। जी हाँ, बिल्कुल जी
तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो प्रत्याशित नाम था वो मुख्यमंत्री का था और बाकी जो हम नाम सुन रहे थे जी। वो लगभग प्रत्याशित है। और ये पहली बार है कि पहली बार के विधायक को राजस्थान में, हालांकि हमने देखा है राइसा प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में किया था, लेकिन पहली बार है कि राजस्थान में पहली बार निर्वाचित किसी विधायक को मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी की गई है। क्योंकि प्रेम, हम यहाँ की बात भी करें अगर मोहन यादव की, तो 3 बार के विधायक के, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, तमाम सारे पदों पर रहे हैं। विष्णुदेव साय की बात करें, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, तो लंबा उनके पास प्रशासनिक अनुभव रहा है। लेकिन एक नए नवेले विधायक भजनलाल शर्मा पर बीजेपी ने दाव लगाया है, तो निश्चित तौर पर वो भविष्य की रणनीति के तौर पर ही बीजेपी ने उन्हें चुना होगा। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो नामों का ऐलान हुआ है, क्योंकि अब ये तो वो नाम है जो फ्रंट में सामने आ गए, लेकिन कई वो उम्मीदें भी लिए अपने मन में बैठे हैं जो शायद ये कोशिश कर रहे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भले ही इस दौड़ में नहीं जीत पाए या नहीं आगे आ पाए, लेकिन कोई बड़ा पोर्टफोलियो उन्हें मिले। तो अभी आने वाले समय में और भी ऐलान होने बाकी हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, यानी कैबिनेट किस तरीके से बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो अटकलें खत्म हो गई हैं, राजस्थान में भजन आ गए हैं और आपने देखा छत्तीसगढ़ में विष्णु, तो मध्य प्रदेश में मोहन। तो विष्णु, मोहन और भजन, 3 राज्यों के सीएम फाइनल, सारी अटकलें खत्म। अब नजर मंत्रिमंडल पर, क्योंकि तीनों स्टेट में मंत्रिमंडल सामने आ ही जाएगा। कल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। राजस्थान में कई दौर की अटकलें चल रही थी, वसुंधरा राजे युग खत्म हो गया है और अब सेकेंड लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी इस लाइन के साथ तैयार कर रही है। न केवल सेकेंड लीडरशिप तैयार कर रही है, बल्कि जातिगत समीकरणों को साधते हुए, तमाम समीकरणों को संभालते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक चैलेंज सामने रख दिया विपक्षी पार्टियों के कि लीजिए अब कौन सी जातियों का गणित आप चलेंगे। बहरहाल इसकी काट ढूंढने में पसीने आएंगे विपक्षी पार्टियों के। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम वो मुद्दे विपक्षी पार्टियों के और 3 ये नाम जो इन तमाम चीजों पर भारी पड़ने वाले हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।